बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने समरी मिलने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलवाया, जिसके ऊपर सागदार साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने समरी पर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइन के मुताबिक खुद इजलास बुला सकता है। जबकि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज साहिबा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद साहब मदे मुकाबिल होंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत ने समरी मिलने के बावजूद जो है कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, जिस पर तनकीद की जा रही है, लेकिन सदर मुमलिकत की जानिब से भी एक मौक़िफ़ दिया गया है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो है ना जी हुकूमतें बनाना और ज़ाहिर है बन रही हैं, हुकूमतें जी बन रही हैं और असम्बलियाँ और इलेक्शन और ये उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अहम जो है वो इस्तेहकाम है, स्टेबिलिटी है। जी और ये जो इस वक्त धूल मट्टी उड़ रही है, गर्द गुबार, ये उधर शोर होगा, इससे स्टेबिलिटी जो है ना वो मुतासर हो रही है बुरी तरह। और स्टेबिलिटी अगर नहीं आती तो ये तमाम एक्सरसाइज बशमूल इलेक्शन जो पहले ही जिनके ऊपर बहुत सवाल जो ये सेटअप है, इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होगी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट होगी, मईशत संभलेगी। स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योस रहेगा। अब देखें इस वक्त जो है, अब सदर उसके ऊपर, अब ये नहीं देखें ना, अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या होगा, अल्टीमेटली होगा इजलास जैसे भी जो। लेकिन आप इशू देखें, कल का दिन जो है वो स्टार्ट होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस है, उसमें अब अहमद रज़ा कसूरी साहब को सुना जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी शायद लाइव ट्रांसमिशन हो, यानी कसूरी साहब आके बयान करेंगे कि उनके वालिद के साथ क्या हुआ था, वो भी लाइव जा रहा होगा। फिर अच्छा, अब इशू ये है कि तो एक वो मामला है अदालतों में, दूसरा ये है कि ये मखसूस नशिस्तें, मैंने कल भी बात की थी कि ये एक मैजिक नंबर है जिस पे मेरी उसके बाद कल के गुफ्तगू के बाद भी मेरी बात हुई कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों से। मुस्लिम लीग नून भी खुश नहीं है, जो जीत गए हैं वो भी परेशान हैं, जो हार गए हैं वो तो हैं ही, वो तो बड़े अग्रेसिव हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इसको दोबारा किया जाए। जीत गए वो भी खुश नहीं है। और आप ये देखें ना कि इसमें जो है वो, यानी इस पूरे इलेक्शन के बाद आज 10वां रोड है, एक्स हमें खोलना पड़ेगा, ये जो ट्विटर और एक्स 10 दिन हो गए हैं, उसको किसी को आके बताना पड़ेगा इसका। लेकिन मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, आप ये कमाल देखें कि इस पूरे इलेक्शन के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार थे, यानी तहरीक इंसाफ के, जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चले गए, अब उनको मखसूस सीटें मिलती हैं, नहीं मिलती, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, फिर वो अदालतों में जाते हैं जिस बुनियाद पे, लेकिन उनकी 90 सीटें थी, उनकी 90 थी। और मुस्लिम इस तमाम इलेक्शन के बाद मुस्लिम नून की 75 थी। उधर से 9 लोग टूट के गए तो इनकी 84 हो गई, उनकी 81 हो गई। यानी आप फर्क देखें। और मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई, वो ये एक उनके सीनियर रहनुमा से, वो कहते हैं कि जी हमें तो ख्याल था कि कम से कम 9 नहीं, हमारे पास 20, 25, 30 लोग आज़ाद आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 9 आए, जैसे आपने रात को कहा। तो हमारा तो बिल्कुल 84, 81 का मार्जिन है। और मखसूस सीटें मेरी सब अपनी अपनी जगह पे ना वो एक फिक्स में है कि भाई व्हाट नेक्स्ट, मतलब कैसे। अच्छा, मुस्लिम यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो है वो कहते हैं कि हमने एक मरहले पे कहा था कि पीपल्स पार्टी आप हुकूमत पहले बना लें, लेकिन फिर उसको लिंक किया गया कि यहाँ मरकज़ में नहीं बनती तो पंजाब में हुकूमत नहीं बनेगी। मरीम नवाज साहिबा कल हलफ उठा रही, तो वो उसके साथ लिंक हो गया मामला। तो यहाँ पर अब शायद अगले मरहले के ऊपर वो पीपल्स पार्टी आ जाए, लेकिन जो पहला मरहला होगा, पहले मरहले में वजारत खारजा और ये और सारे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज, और जो इस दौरान शोर शराबा हंगामा आराई और बजट और IMF की टीम, और बजट तो दूर है लेकिन एक उसका खदोखाल, ये सारे मामला उस वक्त ठीक होंगे जब स्टेबिलिटी होगी। और ये आप ध्यान में रखें, ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि वो चलने ना दे। ऑपोजिशन का काम होता है, उनका काम होता है, ये उनका होता है ना, उनके
यानी उनके जो फ़राइज़ हैं उसमें ये काम होता है कि हुकूमत को जितने पंगे कर सकते हो करो। तो पीडीएम ने किया, जब अपोजिशन में थी तो काम होता है ना उनका, मतलब होता है ना कि किसी की क्या ड्यूटी क्या है। अपोजिशन की ड्यूटी ये है कि उन्होंने साबित करना है कि हुकूमत फेल हो गई, और देखें हम कितने अच्छे थे, ये देखें क्या है उनका काम ये है। अब आप बोलते रहे मुल्क की मफाद, आगे पीछे दाएं बाएं फतवे, तो वो सब करते रहे। आपको याद करें ना पीडीएम का, जब यहाँ पे पीडीएम पूरी अपने उसके साथ थी, जब खान साहब की गवर्नमेंट, ये हमेशा होता है, तो वो पूरी पीडीएम उसमें थी, मतलब ये आप तो उसका टोन याद करें ना, अग्रेसिव टोन। तो अब जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद, ये भी पूरे अग्रेशन के साथ होंगी। अब छोड़ दें मुल्क की मफाद के लिए वो चलने, ना 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 ना, एक दफ़ा जब मैदान सजेगा तो ये वो पीडीएम पुरानी पीडीएम नहीं है, इसमें मौलाना साहब नहीं है, इसमें दीनी जमातें हैं ही नहीं। मौलाना साहब को भी छोड़ दे, कोई दीनी जमात इसमें मतलब उसको आवाज़ ही नहीं है उसकी पुरजोर, तो वो उधर बैठे होंगे सारे ऑपोजिशन में। तो इसमें जो है वो ये जो कहना है ना कि अच्छा, एक मैंने कहा ना एक टाइम होता है, उस टाइम तक फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे जो मुख्तलिफ हल्के यहाँ तक हो गया ना, बस इसमें ग्रेजुअली फिर इनको खुद खड़ा होना होगा पैरों पे। ये भी देखिएगा थोड़े दिनों के बाद, अब देखिएगा ये खुद इनको जो है ना वो अपने पैरों पे खड़े होके, और उसका जो मैंने कल बात की थी कि उसका सबसे जो अच्छा कल हमने देखने में आया वो नवाज शरीफ साहब ने धीमी धीमी स्पीच की जी। लेकिन मसला ये है कि मरीम साहबा क्या स्पीच करेंगी। अच्छा, उज़्मा बुखारी साहबा, वैसे उज़्मा बुखारी साहबा जो है देखा था पंजाब में शायद बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है वो, लेकिन एक टीवी पे आके तो फिर बात आपको उसी तरह से करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब वो जो है वो पंजाब हुकूमत, तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत वज़ीर आला पंजाब के बारे में कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, वो बात जब कह रही होंगी तो एक आपड़ धापड़ मची होगी। तो मसला ये है कि इसमें इस्तेकाम लाना हुकूमत का काम है। ये है असल ट्रिक, और यहाँ बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा यहाँ तक हो गया, बस काफ़ी आगे होगा तो जाहिर है वो यहाँ तक हो गया ना, बस अब आगे तो खुद करें ना, फिर तो वही हो जाएगा कि खान साहब कहते थे कि हुकूमत बनने के बाद वो वही हुकूमत तक, बस हुकूमत साजी हो गई, डिस्टेबल हो गया, उसके बाद आगे चले। अब सवाल ये कि एक हॉस्टाइल ऑपोजिशन अंदर भी है, ईवानों में भी हॉस्टाइल ऑपोजिशन, ठीक है। सीटें उनको मखसूस मिल गई तो मजीद हॉस्टाइल, सीटें मखसूस नहीं मिली तो एक और हॉस्टिलिटी कि भाई देखें ये इलेक्शन ये हुआ, ऐसे हुआ। 81 लोग काफ़ी हैं, 81, और उनके साथ अभी एमक्यूएम का नहीं तय हुआ मामला कि एमक्यूएम हुकूमत में बैठेगी या अपोजिशन में बैठेगी, उनके मामला तो भी चल रहे हैं मुस्लिम लीग उनके साथ। तो ये और फिर JUIF और बाकी सारे, और एक अपोजिशन सड़कों पे है, सड़कों पे तो है ना, मुजाहरे हो रहे हैं, ये सारा जिसमें इस पूरी सूरत हाल में अल्टीमेटली नुकसान रियासत का है। सियासत हो रही है ना ऊपर, लेकिन नुकसान रियासत का है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी मईशत आगे नहीं चलेगी, आपके टैक्स रिफॉर्म्स, आपने बाकी मामला सारे करने हैं। फिर इसी में कहीं वो, अच्छा मैं आज देख रहा था हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और अब ज़ाहिर है उनकी बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब उनका जो टेन्यूर है वो ख़त्म हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट बोर्ड संभालने जा रहे हैं। अब उनका जो स्टेटमेंट है, ये मैं दुनिया न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट ये है कि 900 अरब रुपया छोड़ा है सरप्लस में। ये 22वीं स्लाइड, उन्होंने कहा कि 900 अरब, इतना पैसा, 900 अरब सरप्लस, ज़्यादा है कम नहीं है। 900 अरब सरप्लस छोड़ा है पंजाब में, तो बहुत पैसा है 900 अरब। तो दूध शहर की नहरें हम एक्सपेक्ट करें 2-4-5 दिनों में, या क्या करेंगे? मैं तो परेशान हो गया, हमारा तो ख्याल था कि बड़ी ख़राब मीशत है हमारी, हम तो मतलब गरीबों की तो यहाँ पे वो सरप्लस है। तो अब ये है कि पता नहीं ये क्या है, इसको चेक करना पड़ेगा, तो बड़ा पैसा है। अच्छा, इशू ये है कि अब इसमें और चैलेंज है,
पंजाब हुकूमत एक ज़ाहिर है कि मतलब है कि जब वो काम शुरू करेंगी मरीम नवाज साहिबा, तो फिर देखते हैं किस तरह से होगा। और उनके सामने वही शहबाज शरीफ साहब का मॉडल है, कामयाब मॉडल्स में से शहबाज, जो कि और परवेज़ इलाही साहब का मॉडल है। गुजार साहब को बीच में मतलब है कि रखना चाहे तो कोई रख ले, मैं कम से कम रखने के मूड में नहीं हूँ। और पंजाब में जो है वो अच्छा नवाज शरीफ साहब भी रहे, उनके वालिद भी रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब बहुत ज़बरदस्त रहे हैं मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो बने पंजाब में, और शहबाज शरीफ। तो वो अब मसला ये है कि ये इसका मरकज़ में तो यहाँ पे तो हो रहा होगा ना, धूल मट्टी उड़ रही होगी। असल जो मुस्लिम लीग नून का जो असल इम्तिहान है मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून ने कैसे आगे जाए, वो पंजाब में होगा कि पंजाब में कैसे जो है वो मामला आगे बढ़ते हैं और किस तरह से पंजाब जो है, क्या अभी भी पंजाब यानी देखना है, अभी इसको देखते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपसे बात वही की कि स्टेबिलिटी लाना, आप भी भूल जाएंगे ऑपोजिशन से, आप कहेंगे मतलब खान साहब कहें मौलाना साहब देखें मैं आपके लिए मुल्क का मामला है ना, तो आप इसे पीडीएम जुलूस ना निकाले, मेरी गुजारिश है आपसे। मतलब ये कोई बात है? मतलब देखिए ना, आप जो है वो कुछ समझे रियासत के मामलात को, क्यों आप जुलूस निकाल के ला रहे हैं इतना बड़ा? तुक नहीं बनती ना। उनका काम है ये करना, पीडीएम का काम था ये करे जो पीडीएम ने किया, अब ये पीटीआई का काम है। मतलब उनका वो जरा सा देखे ना, वो तो उनका काम है। तो बात यह है कि इनका काम है कि ये स्टेबिलिटी पैदा करें, उनका काम है कि वो इनको जो है वो महंगाई कम करो, निजकारी करेंगे। ओहो अच्छा, निजकारी भी उन अदारों की जो अपने भर्ती के हुए लोग हैं, उन्हीं के टेन्योर के, ये भी रौला रप्पा है बहुत बड़ा। तो ये असल जो इम्तिहान है ना, शहबाज शरीफ साहब के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे बड़ी तो चैलेंजेस ये कि हॉस्टाइल ऑपोजिशन और हॉस्टाइल ग्राउंड, ज़मीन, गर्म ज़मीन पे पैर है इस वक्त। पब्लिक का जो मिजाज है वो किसी और तरफ है, ठीक है। तो वो जो है उसमें इन्होंने, और जो पंजाब के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, वो ठंडे मिजाज के हैं। अब वो पंजाब असेंबली को चलाना, वो बड़े कूल माइंडेड, बड़े मुनासिब, किस तरह से चाहे अपोजिशन आगे पीछे, वो स्पीकर हो गए ना, तो वो उनको तो न्यूट्रल रह के चलना है। तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अब वो हाउस को कैसे चलाते हैं। शोर शराबा चीज़ें तो करेंगे, पीटीआई करेगी, करना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना लोग कहेंगे 1 मिनट क्या हो गया भाई इनको। तो ये जो है ये अब एक हॉस्टाइल ऑपोजिशन, मईशत पूरे मुल्क का मसला है, रियासत का मसला है। उसमें अगर मईशत आपकी ख़राब होती है तो उसके नतीजे में किसी एक पार्टी का नुकसान तो नहीं है ना, आवाम का नुकसान है, सबका नुकसान है। तो अब इसमें ऑपोजिशन भी करेंगे, ये भी कोशिश होगी कि कोई ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन भी ना हो, मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। और हुकूमत जो है वो भी अपने अंदरूनी मसाइल, बहुत मसाइल हैं हुकूमत साजी, मतलब है कि अभी इतना इजी नहीं है कि किसी ने क्या, कभी तो हो रहा है ये वो फलान इसको वजारते हैं, ये वो सारा, वो जब ये धूल मिट्टी बैठेगी तो बड़े इशूज़, संजीदा इशूज़ आएंगे। और उसमें जो है वो जाहिर है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो मईशत और सिक्योरिटी और वही फॉरेन पॉलिसी और वो जो मैं बात करता हूँ। तो अब देखते हैं नए ख्वाहिशात, लेकिन यह है कि ये क्राइसिस है। अब इस क्राइसिस में अगर सदर इजलास नहीं बुलाते तो फिर वो इजलास जो है वो स्पीकर बुला लेंगे, तो फिर वो स्पीकर जो हैं उनका हलफ होगा, इलेक्ट होंगे वो, फिर वो उनसे ओथ कौन लेगा, फिर मतलब नए वज़ीर आज़म से, मतलब है कि इसमें देखते हैं। वो उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया, फिर ये उन्होंने ये इस दौरान कोर्ट में चले गए, अगर इलेक्शन कमीशन से मखसूस सीटों का फैसला हुआ, तो ये एक जो है ना, एक वो इसकी कोई सूरत शक्ल बनते बनते और बीच में साथ ही वो आना शुरू हो जाएगा, महंगाई, रमज़ान, आगे पीछे। वो अब ये काम हुकूमत का है कि वो इस्तेकाम पैदा करे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब वो भी ज़रा मतलब है कि कूल माइंडेड हैं, वो भी देखेंगे कि भाई इसको ठीक करके चलना है, आराम से आगे कैसे चलना है। सही। जो ये पीटीआई की क़यादत है वो भी अली ज़फ़र साहब, और मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ चीज़ जाए। ये तो ज़बानी बातें हैं ना सारी, यहूद और नसारा के एजेंट कादियानी है, वो तो इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता है हर थोड़े सालों के बाद, उसको छोड़ दें आप। लेकिन ये है कि ये असल बात ये है कि ये
लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होता है, उनकी और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में कैसी होती है, हाउस कैसे चलता है। मेरा अपना ख्याल है कि कुछ मामलात के ऊपर वो होगा कि यार ये मामला जो है ना इनको, जैसे मईशत है, और कुछ मामला पे वो बहुत जिसे कहना चाहिए ना कि वो लाउड होंगे, स्टाइल होंगे, और कुछ मामला पे वो, यानी जैसे मईशत है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर अगर कोई ऐसी, मतलब उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है, लेकिन फिर पीटीआई कहेगी कि अच्छा हम आपको सपोर्ट करते हैं तो आप हमें ऐसा करें, ये करें, ये करें, ये करें। देखते हैं हाउस कैसे चलता है और पंजाब असेंबली कैसे चलती है। लेकिन मैंने बात हुई कि अब हुकूमत का काम है, अदालत में ग्रेजुअली जो है वो पीछे होंगे और सुप्रीम अदालतें भी अपने आप को बैलेंस करेंगी यहाँ पे आके अब नो ऑनवर्ड्स। और इसमें वो ट्रिब्यूनल में केसेस और ये सारा, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मईशत इंपॉर्टेंट है, और स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो हुकूमत के ऊपर है। और साथ ही ये कि अपोजिशन अगर कर रही हो तो उनसे बात की जाए कि भाई आराम से बैठें, समझें, तो हाउस के अंदर जो है ना कि भाई ये देखें ये मसला इतना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ये नहीं कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, फलाना हो रहा है, ढिमाकना हो रहा है, उसका हिसाब किताब भी कोई नहीं हो रहा। तो वो जहाँ पे मामलात हैं तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग और ये सारा वो शहबाज शरीफ साहब की टीम होगी, और वो तरीके के साथ मेरे ख्याल से आगे चलें। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने का अब वक्त चला गया। अब ये है कि मतलब है कि डराने उड़ाने का जो है ना निकल के टाइम है कि जी वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हाउस बन रहा है और नई ख्वाहिशात, मैंने आपसे कहा ना सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। और इनके साथ जो टीम आती है वो देखिए ना, अयाज सादिक साहब हैं, अयाज सादिक साहब आज मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू। अयाज सादिक साहब स्पीकर रहे हैं और बड़ा अच्छा हाउस चलाया उन्होंने, बड़े क्राइसिस के वक्त में स्पीकर रहे हैं, धरने के दौरान जब 2014, बड़े तरीके से उन्होंने हाउस चलाया। बहुत करीब है वो मियाँ साहब के, मुस्लिम लीग उनके बड़े अहम रहनुमा हैं। लेकिन ये कि खान साहब के दोस्त हैं, दोस्ती खान साहब के साथ भी रही है, तो समझते हैं मामलात को। तो ये मतलब कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो समझती हैं मामलात को। और पीटीआई के अंदर भी जो मैं देख रहा था, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, या उमर अयूब साहब और अली ज़फ़र साहब, अली जो क़यादत सामने आई है, एक तरीके के साथ ये हाउस को चलाएंगे। लेकिन जहाँ पे इशू होगा वहाँ पे वो इशू खड़ा करेंगे। स्टेबिलिटी कायम रखना हुकूमतों का काम है। और ख़ास तौर पे जब ग्राउंड, एक तो है ना वो छोड़ दें सियासत, नीचे जो ग्राउंड पे आम लोग हैं, आम पब्लिक, उनके अंदर अब सकत नहीं है बिजली का गैस का बिल देने की और महंगाइयाँ बर्दाश्त करने की। और ख़ास तौर पे उसको जब वो ऊपर देखेंगे, अच्छा ये लोग हैं, आज खबरें छपी हुई हैं ना अखबार में, इतने लोग ये, इतने लोग ये, इतने लोग कारोबारी, इतने ये फलाना है। तो वो बहरहाल, तो मतलब ये बड़ा एक इम्तहान है। लेकिन ये कि वही मैंने बात की कि स्टेबिलिटी अगर नहीं होती तो उसका नुकसान सबको होगा, मुल्क को होगा, सबको। स्टेबिलिटी कायम रखना, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि सड़कें बंद ना करें, मतलब एहतजाज करें, जो जुलूस ओ मतलब सड़कें, रोड बंद ना हो, सड़कें बंद ना हो, शाहराहें बंद ना हो मुल्क की। और उसमें तरीका ऐसा हो कि उसमें मतलब हिजान बपा ना हो, एक प्रॉपर अपोजिशन नज़र आए कि भाई अपोजिशन है, लेकिन वो ऐसी ना हो कि जी मुल्क, उसमें पता चला कि मुल्क का नुकसान हो गया। भरपूर तनकीद, भरपूर एतराज़, भरपूर जो, लेकिन मुल्क का नुकसान ना हो किसी चीज़ में। यानी ये ना हो कि पता चला कि उसके नतीजे में मैसेज जो है वो ये जा रहा है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहा है काम। हुकूमत में और मुल्क में फ़र्क है। हुकूमत को ठीक है आगे पीछे बिल क्यों मंजूर किया, साइन करवा, ये चलता रहता है। तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से होना चाहिए और होगा। अच्छा, और दूसरा जो है वो ये है कि क्योंकि ये इस कदर डिस्टेबलाइज हो चुका है पूरी दुनिया का सेटअप। देखें कोई, यानी निकी हेली जो हैं वो रिपब्लिकन्स की तरफ से उनकी जो अमेरिका में कल अभी तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स नहीं टकराए ना, अभी तो ये इलेक्शन हो रहा है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार कौन होगा, ट्रम्प होंगे या कोई और होगा। तो निकी हेली जो है वो कल वो साउथ कैरोलिना से हार गई, 2 दफ़ा गवर्नर रही हैं वहाँ की, और ट्रम्प जीत गए। ट्रम्प तेजी से घोड़े पे बैठ के तेज रफ्तारी से वो रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की तरफ दौड़ रहे हैं। निकी हेली जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं दोनों वो सिख बरादरी से हैं, और वो कनाडा चले गए थे, वहाँ पर फिर कनाडा से वो अमेरिका आए, और फिर वो, और ये ट्रम्प के दौर में
ये अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मंदूब रही हैं, यानी रिपब्लिकन्स का अपना अंदर का है ना, तो वो अंदर के जो रिपब्लिकन्स हैं वो वहाँ पे इनकी अपनी रियासत में जहाँ की गवर्नर रही हैं, उन्होंने हर 10 में से 6 जो है उसने वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प के वो पीछे खड़े हो गए हैं। तो ट्रम्प उधर सामने से आ रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प का जो आना है वो यूरोप को चाइना की तरफ लेके जा रहा है क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि ये मैं तो इनके पैसे बंद करूंगा और चाइना उसमें से गेन करेगा और बहुत सारे मामलों पर। लेकिन जो अच्छी खबर है आज की वो ये है कि अमेरिकन्स ने बिल आखिर मजबूर कर दिया नेतन्याहू को कि नेतन्याहू साहब दोबारा अपने हमास से जो डायलॉग्स ख़त्म हुए थे उसको दोबारा शुरू करें सीज़ फायर के लिए। और उनका जो डेलीगेशन है मुसाद के सरबरा, छिनबित के सरबरा, वो काहिरा नहीं बल्कि अब पहुंच गए हैं कतर। फ़ौरन काबीना ने से मंजूर करा लिया वो जो मुसविदा पेरिस में तैयार हुआ था दोबारा, वो काबीना वापस आए, काबीना में पेश किया, काबीना ने उसको ओके किया और अब वो इस वक्त कतर में है। मुसाद के रहनुमा कतर में है, CIA चीफ भी कतर में आ रहे हैं, ये आ चुके होंगे, और इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ भी वही हैं। और जाहिर है कि कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे मामले में, और कतर ने बड़ा बर्दाश्त किया है ये नेतन्याहू की बकबक, और 30,000 के करीब शोधा वहाँ पे हो गए। तो ये डायलॉग शुरू हो गया, और डायलॉग जो है वो अब उसमें ये हो रहा है कि जी 60 दिन के लिए जंग बंद की जाए, और वहाँ पर इस दौरान जो है वो 40 के करीब, 40 या हो सकता है 50 या वो उतने यरगमाली रिहा होंगे जो कि हमास के कब्ज़े में। उसमें ख़वातीन, सिविलियंस और फ़ौजी, और एक जो मुअम्मर जो बीमार हैं और ज़ख्मी हैं उनके पास यरगमाली वो रिहा होंगे। और जब वो रिहा होंगे तो एक के बदले में अभी फार्मूला तय हो रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में वो फ़लस्तीनी इसराइल की जेलों से रिहा होंगे, और साथ ही जंग बंदी हो जाएगी 6 हफ्ते के लिए। और हमास ने कहा कि एक रोज़ की जो है ना अगर जंग बंदी और की जाती है तो फ़ी रोज़ जंग बंदी पर हम अब दिनों के हिसाब से बात हो, अगर आप चाहते हैं कि जी इतना, क्योंकि वो तो मुकम्मल जंग बंदी कर रहे थे ना, तो अब आखिर में ये हुआ कि ठीक है जी 60 दिन की, तो 60 दिन के बाद उम्मीद है कि आगे चलेगी जंग बंदी। और रमज़ान से पहले पहले होना ज़रूरी है, काफ़ी पहले होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर ये नहीं कि सुबह रोज़ा है और पता चला कि वो एक दिन पहले जंग बंदी, तो पहले 10-12 दिन उनको मिले सांस लेने के लिए। और दुनिया देखे तो सही अंदर हुआ क्या है इस पूरे अरसे में। तो इनको यहाँ बैठाया हुआ है और ये सारे आ गए हैं कतर, और अब ये वहाँ पे चूँ चाँ किए बगैर, हमास की लीडरशिप भी है, और हमास की लीडरशिप तो हट गई ना अपने एक मुतालबे से। उन्होंने बड़ी लचक दिखाई है कि जी उन्होंने कंप्लीट की जगह वो ठीक है सीज़ फायर, अब टेम्प्रेरी सीज़ फायर तो करें ताकि लोगों की जाने, लेकिन मसला ये है कि उसके बदले में कैदी जो हैं वो बड़ी तादाद में रहे होंगे। और ये मामला जो है ये जा रहा है वही कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर किसी को इतराज़ ना हो, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो स्टेप डाउन कर जाए। अच्छा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चूँकि इस पूरे प्रोसेस में कोई उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा, तो ये जो है ये आज वहाँ पे ये ख़बरें फैल गई कि जी वहाँ पर मतलब है कि हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि वो इस पूरे सिस्टम में जो है वो उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वह हमास से बात हो रही है, हमास और बाकी ग्रुप से बात हो रही है कि भाई आप ये करते हैं तो फिर उसके नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी जाएगी, हमास के लोग भी अपनी छोड़ेंगे क़यादत, और यहाँ पे कोई नया सेटअप आएगा फ़लस्तीनी, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो वहाँ पर अब इसमें चूँकि वो ज़्यादा ऑन बोर्ड नहीं है तो उनकी तरफ से, लेकिन ये बहरहाल ये असल बात ये है कि देखना ये है कि 2-4 दिनों के अंदर अब ये मामला आगे, हो सकता है यहाँ से कायरा जाएँ, कायरा में जाके अनाउंसमेंट करें, हो सकता है कतर में ही कर दें, लेकिन बहरहाल सीज़ फायर अब इससे कम पे बात नहीं हो रही। इसी दौरान हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पे मुजाहरे कर रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि नेतन्याहू ने लोग भी मरवा दिए अपने। 240 हो गए हैं, ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद इनके 240 फौजी मारे गए हैं, वो तो हज़ारों में शोधा हैं। और यहाँ पर आप ये देखें कि अमेरिका को ये पहले कर देना चाहिए था, उन्होंने भी डिले किया कि जी उनका असेसमेंट ये है कि हफ्ते के अंदर अंदर पूरा गज़ा साफ़ हो जाएगा, वो उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद
18 अटैक्स किए यमन पे, 18 अटैक्स हुए हैं यमन पे। और ये जो मैं अभी जॉइंट स्टेटमेंट देख रहा था, अगर हम थर्ड स्लाइड दिखा सकें, सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन की, और फिर सेकंड स्लाइड जो बरतानिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, ये असल में किया तो अमेरिका और जाहिर है कि अमेरिका और ब्रिटेन है ना मेन, लेकिन उन्होंने कहा कि इन बाकियों का ताउन भी हमें हासिल रहा है। लेकिन हुआ ये कि 18 स्ट्राइक्स हुई हैं, 18 मकामात पे उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं हुतीस के। ये 18 मकामात कौन से हैं? जहाँ पे मिसाइल के वेपन्स के डिपॉजिट्स वो कहते हैं, उसके बाद जो है वो जहाँ पे ये ड्रोन्स, मिसाइल्स, एंटी शिप जो अटैक्स हो रहे थे हुतीस की तरफ से, उनके जो डिपोज थे, और उसमें जो है वो ये डिपोज के ऊपर और ये सारी जगहों पर यहाँ पे उन्होंने 18 जगह पे अटैक किए। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जैसे ही अटैक्स ख़त्म हुए, तो अटैक्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हुतीज़ ने, मतलब वो सांस भी नहीं लेने देते, 18 जगहों पे इन्होंने अटैक करके इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया, निस्त और नाबूद कर दिए। उन्होंने अगले आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये टॉम टैंकर जो है, ये उनका ऑयल टैंकर एक जा रहा था, तो उसको उन्होंने हिट किया और उसको यूएसएस मैरून ने आके उसको बचाने की, मैं यहाँ पर अगर दिखा सकूँ, ये सेंट कॉम की जो प्रेस रिलीज है, ये 18 जगहों पे अटैक करने के थोड़ी देर के बाद की है। तो ये 5वीं स्लाइड हम दिखाएं तो इसमें सेंट कॉम की तरफ से ऐलान हो रहा है कि भाई यूएसएस मैसोन ने जो है, ये एक और अटैक हुआ हुतीस की तरफ से, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, और उसको उन्होंने, ये है MV टॉम थोर, US फ्लैग्ड, अच्छा उन्हीं का परचम लगा हुआ था, और केमिकल ऑयल टैंकर था, कोई जहाज़ डैमेज नहीं हुआ। दोनों पे उन्होंने अटैक किया, यानी उन्होंने जो बचाने के लिए आया उस पर भी अटैक किया, USS जो मैसन है उस पर भी अटैक किया, और MV थॉम पे भी किया, थॉम थोर, अच्छा दोनों पे अटैक किया, लेकिन कोई जख्मी। लेकिन मसला ये है कि उनकी कैपेबिलिटीज तो हैं उनके पास। तो ये बहुत अजीब सी बात है। और 45 जहाज़ों को उन्होंने भी निशाना बनाया है हुतीज़ ने, 45 जहाज़ों को उन्होंने अब तक निशाना बनाया है। जो बंदरगाहें हैं इलात के और इधर उधर वो अलग हैं। तो नवंबर से अब तक उन्होंने 45 अटैक्स उन्होंने किए हैं, और उनकी अभी तक, यानी इस सारे उसके बाद उन्होंने एक और फ़ौरन मिसाइल दाग दिया, और ये एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है। इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, इतने सारे मुल्क साथ शामिल हैं और तबाह कर दिया, उन्होंने 2 मिनट बाद, थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा दाग दिया। तो ये अब इशू ये है कि ये क्या है, ये आपकी पूरी शिपिंग है, मैरीटाइम शिपिंग है, ये यहाँ से आपके ऑयल टैंकर्स हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स हैं, ये अगर ऊपर से घूम के आ रहे हैं तो उसके नतीजे में कीमतें बढ़ रही हैं, उसके नतीजे में जो जहाज़ है उनको नुकसान नहीं हो रहा, शिपिंग कंपनीज का भी लॉस नहीं हो रहा, उसमें लॉस हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि कीमतें बढ़ गई, ऊपर से आ रहे हैं जहाज़, क्या कैसे अनसर्टिनिटी आगे पीछे। और ये फिर जो अमला है वो तो उनकी तो गलती नहीं होती, वो तो किसी भी मुल्क के अमला है उसको, लेकिन एक क्राइसिस है इस वक्त। अब कुछ 7-8 फ्रंट खुले हुए हैं इसराइल ने इस वक्त, और खूब इस वक्त प्रेशर बढ़ा दिया हुआ है हिजबुल्लाह ने भी, क्योंकि ये सीज़फायर के करीब जाते जाते ये भी तो रफ़ा के ऊपर, और जाते जाते ये भी तो शहीद कर रहे हैं ना फ़लस्तीन, उधर से उन्होंने भी प्रेशर दबा दिए, बढ़ा दिए खूब। और हिजबुल्लाह उधर नॉर्थ में भी खूब लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, और उधर का मामला अलग तय होगा। मैंने आपसे कहा ना कि इसराइल का जो शुमाल का मामला है, इसराइल इन्वेट कर गया था लेबनान में, थपकी दी थी अमेरिकन ने कि इन्वेट कर जाओ, और इन्वेट करने के बाद वही ब्लास्ट हो रहे हैं, और वहाँ पे जनाब मुख्तलिफ मैरीन्स की चौकियाँ उड़ गई और वो बेसिस को उड़ा दिया, वो जो गलत कदम उठाया उसका इतना वापस आए तो वो क्लैरिटी नहीं हुई आज तक। तो ये जो मामला गज़ा का, ये अलग तय होगा, जो वेस्ट बैंक है वो तय होगा जॉर्डन के साथ, जो ये इजिप्ट तो एक ज़रा सा भी पीछे नहीं हटा ना कि भाई इसमें जो है ये बिल्कुल, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके साथ जो है वो लेबनान के साथ बिल्कुल अलग होगा,
क्योंकि कहानी यहाँ की मुकम्मल नहीं हो सकती लेबनान के बगैर। साबिरा शतीला तभी हुआ था ना, उसके बाद ही तो ये हुआ था जब इन्वेट कर गए थे अंदर। अच्छा, 12 तो अब ये है कि अब ये इस पूरी सूरत हाल में ये अब देखिए मुल्क किस तरह से फैसले कर रहे हैं, मुल्क किस तरह से आपस में मिल रहे हैं, कितनी कितनी हेक्टिक डिप्लोमेसी हो रही है, कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं। अमेरिका इलेक्शन की तरफ जा रहा है, बाकी दुनिया देख रही है। नेटो के अंदर वो स्टेल हो गया, 2 साल हो गए जंग को, कुछ सर पैर नहीं पता। अब असल में बाहर से देखें ना, अब मुल्क के अंदर मैंने कहा ना कि ये मैनमेड क्राइसिस, तो बाहर से देखें तो कहेंगे यार 1 मिनट ठहर जाओ, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बोले जी चेक करो जरा क्या हो रहा है। बोले जी एक्स बंद पड़ा है। क्या 4th या 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब दुनिया ये 5G से 6G पे जा रही है तो एक्स बंद है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो है अब ये मैंने आपसे कहा ना ये इसको ठीक करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी तो इकॉनमी ठीक होगी। और स्टेबिलिटी लाना उनका काम है कि वो शोर करें, हुकूमत का काम है वो ठंडा करें। और ये वो जितना शोर भी करेंगे उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि उसके नतीजे में रियासत के मामला ना ख़राब हो जाएं। मतलब वो हुकूमत और रियासत वो देख लें आपस में, ये उनको इतना प्रोवोक ना करें कि भाई उसके नतीजे में वो ठीक है। और अदारे जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी पोजीशनिंग लेंगे आने वाले दिनों में। यहाँ तक हो गया, अब काफ़ी है, अभी थोड़ा सा पीछे हट के वो भी ज़ाहिर है कि अपनी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के देखें, चीफ इलेक्शन कमीशनर नहीं, एक इलेक्शन कमीशन एक अदारा है। मतलब इसको इस तरह से देखें ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमीशन एक अपना अदारा है ना, एक अदारे के तौर पे उसने रहना है आइंदा भी। वो आगे कैसे चलता है उस अदारे का एतमाद, बाकी फैसले बाकी चीज, तो अदारे को एज अदारा लेना है। हम ये नहीं कह सकते वो इलेक्शन कमीशन थे तो वो चले गए तो फिर इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया। अदारे अपनी अपनी जगह, और पार्लियामेंट की, लेकिन मसला ये है कि ये पार्लियामेंट जिस तरह बन रही है और जिस तरह हुकूमत साजी हो रही है, तो वो तो जो हुकूमत बना रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वाले खुद परेशान हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। उनको इजाज़त ही नहीं है कि क्या उन्होंने करना है, कह रहे हो मुझे नहीं पता यूसुफ रज़ा गिलानी पे फैसला हुआ है या काकड़ साहब पे हुआ है चेयरमैन सेनेट का, वो परेशान है। सही है, तो अब वक्फा लें उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप हमेशा ये कहते हैं कि जो भी क्राइसिस है मैन मेड क्राइसिस है, ये सॉल्व भी हो सकते हैं। ये वो मैन मेड क्राइसिस है जो पाकिस्तान के मैन मेड, बाहर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। यानी यहाँ पर ये हंगर गेम, पावर गेम, ये फल्लड़ गुलड़ में मचा हुआ है सारा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, और ये ख़त्म इसको होना चाहिए था इलेक्शंस के बाद, लेकिन इलेक्शंस के बाद ये बदकिस्मती से ख़त्म नहीं हुआ। इशू ये है कि अब अच्छा ये तो हो गया ना हुकूमत, अब ज़रा रियासत के लेवल पे आप देखें। जो मैं कहता हूँ ना कि अचीवमेंट बड़ी अच्छी, अगर आप मुझे बताए ना कि सबसे, ये मेरा अपनी जाती रहे, आप ये मैं हल्फी आपको बात कह रहा हूँ कि ये बात हल्फिया, और ये बहुत से लोग इससे इत्तेफाक करेंगे या ये था कि जी जब यहाँ से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से फ़ौजें जाएंगी तो पाकिस्तान कंप्यूटर बनेगा। अब जाते जाते वो देखें पाकिस्तान का क्या हाल करके जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ी एक जंग, बहुत 20 साल के बाद एक जंग, वो भी 2-3 साल पहले यहाँ से गए, और उसके बाद जाने के बाद जाहिर है कि वो एकदम तो वहाँ पे कोई आप एक्सपेक्ट करेंगे जी वहाँ पे कोई जो है वो इंडस्ट्रीज भी लग गई और सारा माशरा, ऐसा तो नहीं है। और हर दूसरे दिन यहाँ पे खुदकुश हमला पाकिस्तान में, और उसके बाद जना ड्रोन अटैक्स, और कह रहे हैं जी ड्रोन के साथ वो मरते हैं ना, भाई 2 थे तो उनके 50 मर गए तो क्या हो गया। मदरसों पे, घरों पे, आगे पीछे एक आग लगी हुई थी जिससे पाकिस्तान निकला है, जैसे तैसे करके निकला है पाकिस्तान। शर्तें लगी हुई थी, तो ये होता था कि यहाँ बात करो तो ये वहाँ तक सुनी जाती है सामने। तो इतने बड़े, बहुत बड़े बहरानों से पाकिस्तान निकला है, और जी ये होगा, फलां होगा, ये होगा, बड़े बहरानों से निकला है पाकिस्तान। ये तो डी न्यूक्लियराइज करके जाएंगे, फलां करके जाएंगे, पाकिस्तान निकल गया। ये बहुत खौफनाक क्राइसिस निकला है पाकिस्तान खैरियत से। अब जब इतने बड़े क्राइसिस आप निकल, अच्छा फिर पोजीशनिंग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया के साथ खड़े हैं, दुनिया के साथ खड़े हैं। ये जो आपका ये जो इशू है गजा का इशू, यूक्रेन के इशू पे कैसा बैलेंस है?
यूक्रेन के इशू में बिल्कुल बैलेंस है हम। ये बैलेंस पॉलिसी है कि हमारे यूक्रेन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, और रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमने रशिया को नाराज़ किया हो, और ऐसा भी कोई कुछ नहीं कि हमने जो है वो बिल्कुल, लेकिन यूक्रेन से हमारे ताल्लुकात हैं और रशिया से भी हैं, कई मुल्कों की तरह। अब इशू ये है, और चाइना, अमेरिका से भी हम बिल्कुल हमारे मामलात ख़राब नहीं है, ठीक है, चाइना के साथ हमारा है। तो मतलब हम, आप देखें तो हम कहेंगे यार एक मिनट है, जो इतना कुछ गेन किया कर लिया है, तो फिर ये क्या क्या हो क्या रहा है मुल्क में कि जब यहाँ पे 200, 100, 250 बंदा, कराची में इवन एक दिन में 300, 200, 100 लाशें गिरी होती थी। अब तो ये नहीं है, तो अब क्या हो गया अचानक? ये वो है जो मैन मेड क्राइसिस है जिसको ख़त्म करना है हमने, क्योंकि जब आप बड़े देखें ना, आपने ब्रिक्स में जाना है इस साल आपने बड़े फैसले करने हैं और अच्छे, मतलब आपने खुश, आपको पता है कितनी बड़ी अनटैप मार्केट है पाकिस्तान में, बाहर की दुनिया में। मैं एक बात करूँ, आपके कोई प्रोडक्ट बना लें, आप कोई, आपने कोई चीज़ नहीं, कोई आईफोन का मॉडल, कोई फलाना, आप उसको स्वीडन, फिनलैंड, इधर उधर, बेल्जियम, 10 मुल्क लें उधर से, और उनकी आप कहेंगे जी मुझे मिल गई है वहाँ पे, उनकी फ्रेंचाइज मिल गई है, या आप खाली लाहौर की या कराची की ले लें, इतनी आबादी है। तो ये अनटैप्ड मार्केट है, यहाँ पे आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा होना है, लेकिन स्टेबिलिटी। एक प्रोडक्ट बना ली अमेरिकन ने, एक बना ली यूरोप ने, किसी ने बना ली, वो बेचेंगे कहाँ? वो खुद थोड़ी अपने दुनिया में मार्केटिंग है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना तो खैर खुद दुनिया को बेच रहा है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान भी बहुत, मैंने कहा ना, आप कई मुल्कों की पॉपुलेशन ये, और वहाँ पे बहुत कुछ आना है पाकिस्तान में। मसला ये है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम अगर ख़त्म नहीं होता, तो आपने जो अचीव किया है 15-20 सालों में, ये आपने अचीव किया है जिसको लोग होते हैं ना कि क्या हम तो तंग आ गए हैं, ये हो गया, सेचुरेशन पे जा रहा है यूरोप, सेचुरेशन होता नहीं, तंग आ गए हैं, वहाँ हम जहाँ जा रहे हैं जी, हम उस मुल्क में जाके सेटल हो रहे हैं, सेचुरेशन पे आ गया। रेफ्यूजी, ये जंगों से, सीरिया, यमन, यूक्रेन वॉर, इधर उधर जिन मुल्कों ने ऑफ़र किए जी पासपोर्ट दें, पैसा दें, वो सब ख़त्म, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई, पूछे वहाँ लोगों से, नौकरियाँ ख़त्म, महंगाई, ये फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में जो ब्लू कॉलर जॉब जाएंगी। तो बात यह है कि अपने मुल्क में बहुत कुछ है, इशू ये है कि जो आप यहाँ पे सियासी अदम से काम पैदा किए हुए हैं ना, इसको ठीक करना हुकूमत का काम है। ऑपोजिशन का काम ये है कि वो ये देख लें कि कहाँ तक हमने जाना है, कहाँ तक नहीं जाना। सबसे अच्छी बात जिसके जो पार्लियामेंट में जितनी तारीखी तकारीर आप उठा के देखें ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो भी मुफ्ती महमूद साहब हो गए, भुट्टो साहब हो गए, बीबी हो गई, या आप खान साहब हो गए जो उनकी यूएन की तकरीर, या उसके बाद आप चौधरी निसार की स्पीचेस निकालें, आप इसमें बहुत सारे काजी साहब की स्पीचेस, मैं नाम किस किस के लूँ, आप तारीख़ी स्पीचेस उठाएं पार्लिमानी तारीख की, उसमें आपको शायरी नज़र आएगी और दलाइल नज़र आएंगे, गालियाँ नहीं होंगी। गालियाँ इंतहाई वक्ती होती हैं, शोर शराबा किया आपने, तालियाँ बज गई 2-4 और जनाब शाबा। जो तारीख में लिखी जाती है ना, आपकी तकारीर, आपने शायरी कैसे की, आपने कैसे दलील दी, आपने कैसे बात की, और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही दब गए, तरीके के मुदल्लल उसके, लेकिन गालियाँ उसके नतीजे में माहौल ख़राब, आगे पीछे दाएँ बाएँ। तो ये है कि ये अब हमारे अकाबरीन, और ये जहन में रखेंगे, इनको बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, ख़वातीन देख रही हैं घरों में, तो और वो पहले ही परेशान है। कम से कम रमज़ान आ रहा है तो उसका कुछ लिहाज, तो थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करके ये देख लें कि भरपूर अपोजिशन करे पीटीआई। वो तो अपोजिशन करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो इतने मसाइल हैं कि वो खुद ही, लेकिन उसमें जो है ना, हुकूमत अगर प्रोवोक करेगी ना, उसके नीचे मामला ख़राब होगा। स्टेबिलिटी रखना उनका काम है कि कैसे स्टेबलाइज करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनको उनके लोग जो तासुर बना हुआ है कि गिरफ्तार किया, सियासी देखिए ना, सियासी गिरफ्तार, सियासी कैदियों का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना जी। तो ये कि कौन से लोग हैं जिन पर प्रॉपर मुकदमा आते हैं, कौन से लोग हैं जिन पर नहीं हैं, कौन से लोगों को रिहा होना चाहिए, तलखी कम होनी चाहिए, आगे ये बढ़ें। और वो कहते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद के, नहीं जी मुझे तो शक्ल पसंद, ऐसे भी नहीं, काम कारकर्दगी के बेस पे तनकीद करें। और इलेक्शन जो है वो इतना अजीब व गरीब हुआ है, अब यकीन करें ना होता ना, ये थोड़े दिन और बढ़ जाता है ये, लेकिन जो कि पत्थर पे लकीर एक फैसला था जो हो गया, ये ना होता तो शायद इतना अदम इस्तेकाम ना होता।
वो किसी को पता ही कुछ नहीं है कि ये क्या हुआ उसके साथ। न मुस्लिम नून को पता है, न पीटीआई को पता है, न पीपल्स पार्टी को पता है, न एमक्यूएम को पता है, न मौलाना साहब को पता है, न हमें पता है, किसी को भी नहीं पता। जिन्हें करवाया उनको भी नहीं पता कि इसमें से क्या निकलेगा आगे जाके। तो मेरा ख्याल है और अच्छा ही निकलेगा। वो हालात फोर्स करते हैं ना कि मुल्क आगे चले, वही मुतामिल नहीं हो सकता इन चीज़ों का, तो एक हद तक वो चलता है, फिर वो रियासत अपने मामला ठीक करती है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मामला ठीक होगा। भी तो अच्छी खबर आ रही है गजा की सीज फायर के हवाले से, इसको पकड़ के ऐसे ये तो कर लेंगे, इसमें ये शिक डालनी चाहिए कि उसको खींच के ले जाओ वो जंगी जराइम की अदालत में, नेतन्याहू की पूरी काबीना को, ये भी शिक होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सीज फायर हो, अल्लाह करे अभी फौरी तौर पर रमज़ान से जल्द, हम तो दुआ कर रहे हैं। लेकिन ये कि अमेरिकन ने भी पकड़ा हुआ है, चाइना ने भी, रशिया ने भी, मुस्लिम मुल्कों ने भी, यूरोप ने भी, और सबके लिए हम तो दुआ कर रहे हैं कि बस खबर आ जाए कि ये जंगबंदी हो गई। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, ये जंगबंदी, ये कुर्बानियाँ फिर दुनिया याद करेगी कि कैसे रियासत बनती है। अगर ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जा रहा है मामला, मुल्क कैसे हासिल होते हैं, ये फ़लस्तीनी लिखेंगे तारीख में। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।